नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और आज हम पहले बात करेंगे दूध के बढ़े हुए दामों की। अमूल ने आज अपने दूध के उत्पादों के जो दाम है 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, अब अमूल गोल्ड है 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, अमूल ताज़ा 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस का दूध 70 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पिछले एक साल में अमूल ने 8 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए हैं। आइए सुनते हैं कुछ लोगों का क्या कहना रहा है इस पर। अब हम ऐसा ही रहेगा तो हमको लग रहा है कि अमूल का दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, अब हमको लेना ही पड़ेगा। इतना महंगाई बढ़ रही है। एक साल के अंदर कम से कम 27 रुपए 28 रुपए के पैकेट दूध आता था, मैं 2 पैकेट दूध लेता था। अब जो है एकदम से 64 रुपए हो गया, मतलब 2-2 रुपए बढ़ाते हुए अब आप बता रहे हैं कि 2 रुपए और बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसा होगा तो गरीब दूध कहाँ पी पाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उसको रेट भी ऐसा रखें जो सब लोग इस्तेमाल कर सकें। एक पौष्टिक चीज है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वृद्ध लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो इस पे कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। और इस पर कहना क्या है, तो 6-7-8 महीने में जो है बराबर दूध का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हो गया जाके 66 रुपया का 1 लीटर, वो भी 1 किलो भी नहीं, लीटर होता है। तो इसमें हम लोगों को तो काफी नुकसान हो रहा है। कम से कम 100 रुपया हमारा लॉस जा रहा है। हम लोग का रेट वही है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, जय मेहता MD हैं अमूल के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि अमूल दूध के दामों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी क्यों की गई है, क्या कारण है इसके पीछे? मैम थैंक यू सो मच। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की औसतन बढ़ोतरी की गई है, गुजरात को छोड़ के देश के सभी मार्केट्स में जहां हम दूध बेचते हैं। तो 500 ml प्रति पाउच पे 1 रुपया प्रति लीटर, माने हर लीटर पे 2 रुपए ताज़ा, शक्ति, गोल्ड, स्लिम एंड ट्रिम वैसे आज सुबह से हमने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से किसान काफी प्रेशर में है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के, फीड, फॉडर एंड बाकी और चीजों की काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोतरी की है और एक्चुअली कहा जाए तो हम इस बढ़ोतरी के लिए काफी मजबूर हुए हैं। अहम बात कही कि मजबूर हुए हैं। मेहता जी, लेकिन दूध तो रोज की जरूरत है, बहुत अहम होता है और अमूल पर लोगों को बहुत विश्वास भी है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उपभोक्ताओं को? आप मैम बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूल के लिए उपभोक्ता ही हमारे जो 36 लाख किसान परिवार हैं वो ही सहारा है। तो अमूल के 2 पहलू हैं। एक तरफ यहाँ पे 18,600 गांव में 36 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों उपभोक्ता हैं। और अमूल एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पे चलता है, वैल्यू फॉर मेनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी इसीलिए कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हम सबसे वाजिब दाम में दें, और वैल्यू फॉर मेनी बिकॉज हमारे लिए 36 लाख किसान जो अमूल से जुड़े हैं उनको अच्छे दाम देके उनको इस जो व्यवसाय है उसमें जोड़े हुए रखना है। तो हमको ये दोनों चीजें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। हमारे कस्टमर्स अमूल पे इसीलिए विश्वास रखते हैं कि हम उनसे लिए हुए जो मूल्य है उसका सबसे ज्यादा दाम किसानों तक पहुंचाते हैं। मानो अगर कस्टमर 1 रुपया अमूल पे खर्च करता है तो उसके 80 पैसे से 85 पैसे किसान को उसके गांव में उसके घर तक पहुंचते हैं। तो अमूल एक जरिया है, कोऑपरेटिव संस्था है, एक माध्यम है किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए। और पिछले 76 साल से जो हम ये काम कर रहे हैं उसी से ही ये विश्वास बना हुआ है, और हम ये विश्वास रखते हैं कि इस बार भी ये छोटी सी जो मूल्य वृद्धि हुई है दूध के दामों में वो हमारे किसान परिवारों के हित में है, ऐसा हमारे शहरी कस्टमर्स मान लेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। मेहता जी, पिछले साल मिल्क इंडस्ट्री पर लंपी का असर पड़ा था, अब क्या हालात हैं? मैम अभी वो सिचुएशन काफी ठीक है, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पे सरकार की मदद से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया, तो उसकी वजह से ये डिजीज कंट्रोल में आ गई। और किसान को हालांकि कई महीनों के लिए तकलीफ हुई, पर हालांकि अभी सिचुएशन बेहतर है और अभी इसका कोई ज्यादा असर हमारे गुजरात के जिलों में नहीं है।
बट मिल्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गिना जा सकता है। ये देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जिसका मूल्य एक्चुअली गेहूं, चावल, पल्सेस सबसे ज्यादा है, मिला के भी उनसे ज्यादा है। तो जो नेचर और नेचर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो दूध के उत्पादक जो हमारे किसान भाई और उनके परिवार हैं, उन पे भी उतना ही असर होता है जैसे और किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में होता है। तो पर अभी अगले साल आसार अच्छे हैं और दूध के प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा वापस, तो आई एम श्योर डेयरी इंडस्ट्री काफी और मजबूत होगी आगे कई सालों में। मेरा अगला सवाल ये कि हम समझ सकते हैं कि महंगाई के समय में आपके उद्योग पर भी असर पड़ा होगा, तो आप लोगों को क्या बदलाव लाने पड़े अपने रोज के कारोबार में, प्रोसेसिंग? एक्चुअली इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी है, किसान को कम लागत हो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो दूध के दाम हमको कस्टमर से लेने के बदले हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट प्रोग्राम से ही हम किसान को ये फायदा करा पाए। तो ये कई सालों से ये काम चल रहा है और उससे प्रति गाय या प्रति भैंस जो दूध उत्पादन है वो बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ फीड फॉडर है, उसको भी बैलेंस करना पड़ता है, उसमें भी कई सारी फैक्टर्स होते हैं कि कम दाम पे अच्छी पोषण के खाद्य फूड इंग्रेडिएंट्स वाली चीजें हम अपने गाय भैंसों को खिलाएं और उनसे बेहतर क्वालिटी का बढ़िया दूध हम ले पाए। सो एक प्रोडक्टिविटी हुई, और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट रेंज भी ऐसी बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन भी ऐसा करें ताकि हम किसानों को सबसे अच्छा दाम दे पाए। तो ये दोनों चीजों पे लगातार अमूल के सभी जिला संघ जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमारी दूध मंडलियां जुड़ी हुई है, ये लगातार कर रहे हैं और उसका भी फायदा देश को आज अच्छी तरह से हो रहा है। मेहता जी, आखिरी सवाल ये कि अमूल ने एक साल में 8 रुपए दाम अपने बढ़ाए हैं, तो जो शायद जो अन्य ब्रांड्स हैं वो भी अब डर ये कि वो भी अपने दाम ना बढ़ा दें। और मैम, इस बार तो ये हुआ कि बाकी सब के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने जो दाम पिछले साल दिसंबर में बढ़ाए थे उसी को हम इस बार हम मैच कर रहे हैं, ये जो आज इंक्रीज हुआ उससे। तो अमूल के दाम अभी पहले औरों से कम थे 2 रुपए, अभी सब कॉम्पिटिटर्स के और अमूल के दाम बराबर हो चुके हैं दिल्ली, बंबई और अन्य शहरों के बड़े बाजारों में। बहुत बहुत धन्यवाद जय मेहता हमारे साथ बात करने के लिए, समझाने के लिए। उनका ये कहना था एक तरह से मजबूरी थी कि ये दाम बढ़े, किसानों को ज़्यादा फायदा हो, इसलिए ये दाम बढ़ाए गए हैं अमूल के। बहरहाल आइए देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात हम मोटे अनाज की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। देश में कई थालियों में ये मोटा अनाज एक तरह से गायब भी होने लगा थे, लेकिन डिंडोरी जिले की लहरी बाई जैसे लोगों की बदौलत इसकी कई किस्में सुरक्षित हैं। ये और बात है कि लहरी बाई के इस खजाने के संरक्षण के लिए सरकारी संरक्षण की भी जरूरत है। एक खास रिपोर्ट देखिए। मढ़िया, सलहार, साभा, कुट्टू, चीना, कोदो कुट की रागी तो हैं ही। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सिलपिडी गांव में 27 साल की लहरी बाई के पास ये खजाना है। मोटे अनाज के ऐसे बीज जिनके नाम थाली तो क्या लोगों की जुबान और खेतों से भी गायब हैं। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बीजों को इस तरह सहेज कर रखा गया है जैसे किसी बैंक में खजाना। ये लहरी बाई का बीज बैंक है। हमारी दादी का है कानी का पुलिस। हमारी दादी लोग पहले इसको खाकर स्वस्थ रहें, जीवित रहे, लेकिन अब ये खाने से गायब होने लगा है। मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैंने इसको संजोया। इसमें सलहार, सीखियाँ, सवा, कटकी, डोंगर, कुट्टी है। कटकी कांग, फुरसा कांग, डोंगर कुटकी। लहरी बाई अपने जीवन भर की कमाई को इलाके में बांट रही हैं ताकि मोटे अनाज की खेती की ओर किसान लौटे। हालांकि टूटा घर, बुजुर्ग माँ बाप की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। गांव में पानी की किल्लत है, शिकायत है, लेकिन हौसले में कमी नहीं। आवास घलाने को मिल है, पक्की आवास
और फिर मेड़ बंधा पक्का आवास, गैस सिलेंडर मिला है लेकिन पैसा नहीं है। पानी के लिए पहाड़ के नीचे जाते हैं लेकिन लेट हो जाता है खाना बनाने में। तुम हाले फिर घर बनान के खाना वाना बनाते हैं, लेट भी लगता है, पानी ढुआई भी। कांग्रेस को लगता है ये अनदेखी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कभी हितग्राहियों को भी दफ्तर तक जाना होगा। श्री अन्न योजना और वेयर हाउसिंग को जोड़ना चाह रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन ये योजनाओं के लिए हमको दफ्तरों तक भी जाना पड़ता है। ये कह रहा हूँ, ये वैसी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में हम घर घर सर्वे करते हैं। अभी विकास यात्रा शुरू होगी, तो विकास यात्रा के दौरान जिनको नहीं मिले और पात्र लोग हैं, हम उनकी सूचियाँ पॉलिटिकली भी बनाएंगे और उनके नाम जुड़वाएंगे। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं इंडिविजुअल सेंट्रिक जो होती हैं, उसमें तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो व्यावसायिक उपलब्धता है योजनाओं की, सहायताओं की, उसके लिए मुझे लगता है हमको भी जागृत होना थोड़ा ज़रूरी है। आदिवासी समाज में इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां वो अपने समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं और सरकार उसको दरकिनार कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, तो उसके बाद वो भी काम करने की इच्छा उनमें ख़त्म हो जाती है। मोटे अनाज के उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। सरकार बाजरा ज्वार तो फिर भी समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, लेकिन बाकी के मोटे अनाज के सवाल पर वो चुप्पी साध लेती है। मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार। आप जानते हैं डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी। एमएसपी देंगे क्या? अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। मोटा अनाज कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अलावा प्रोटीन और फाइबर में भी समृद्ध होता है। इसमें पानी की जरूरत भी बेहद कम होती है। ऐसे सुपर फूड के लिए लहरी बाई जैसी सुपर वुमन को एक सलामी तो बनती है। लहरी बाई जब बचपन में मोटे अनाज यानी कोदो, कुटकी, रागी वगैरह के बीज इकट्ठा करती थी, तो उनके अपने बैगा समुदाय में उनकी संगी सहेलियां उनका मजाक उड़ाया करती थीं। लेकिन आज वो अपने इलाके में और पूरे प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है। उम्मीद करते हैं इस नाम को देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और उसके अनुरूप सम्मान भी मिले। डिंडोरी से अपने सहयोगी डेविड सूर्या और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है देवेंद्र शर्मा, कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ है। देवेंद्र जी, आपने देखा किस तरह से 27 साल की लहरिया बाई ने ये एक पूरा बैंक क्रिएट करा है और एक छोटे से घर में एक कमरा पूरा उसको उन्होंने उसके नाम कर दिया है, इन तमाम जो हमारे मोटे अनाज हैं। कैसे ऐसे लोगों की मदद हो सकती है और इनके जरिए मोटा अनाज, क्योंकि सरकार स्कीम्स की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर जो लोग इनको संरक्षित रख सकते हैं उनकी मदद कैसे हो, उन तक कैसे पहुंचे? जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा, लहरी बाई को तो एक सलाम तो बनता है, और सिर्फ लहरी बाई को नहीं, मैं ये देखता हूँ कि देश के अलग अलग कोने में जहां भी मैं ट्रैवल कर पाया हूँ वहां पर बहुत सी लहरी बाई हैं और बहुत से लोग जो हैं मोटे अनाज का संरक्षण करते हैं। और बहुत सालों से ये जो कैंपेन बिल्डअप हुआ है, अब ये भी ना भूलें कि जो अगर आज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके पीछे एक मिलेट्स नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। मुझे याद है कोई 20 साल पहले एक 60-70 जो एनजीओज हैं जो मिलेट्स पे काम करते थे, उन्होंने एक ये आह्वान दिया था कि मिलेट्स को हम एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर आएं या हम उसको मेन लाइन में लेकर आएं। और उसी का परिणाम ये है जो हम आज देख रहे हैं कि जितने भी लहरी बाई या ऐसे जितने भी साथी हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके संरक्षण से या उनकी आवाज को बुलंद करने से आज हम मिलेट्स पे दोबारा फोकस लेके आए हैं। और ये महत्वपूर्ण है। आपने जो कहा कि ये बीज का संरक्षण, देखिए देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से इसका बीज का रखरखाव होता है और सिविल सोसाइटीज के ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं। ओडिशा में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या बाकी और प्रदेशों में हम देखते हैं कि वहां पर बहुत फोकस है इस चीज पे, बीज का नियंत्रण करने के लिए या बीज को एक तरह से कंजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करना। और मैंने देखा है कि अभी आज के जो आपने इतना अच्छा टाइमिंग इसका किया है कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के बाहर एक सोसाइटी है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, बहुत सालों से वो इन मोटे अनाजों पे काम करती है और उन्होंने आज से ही
एक बायोडाइवर्सिटी यात्रा शुरू की है जो कि 10 दिन चलेगी, और वो एक साल में नहीं, हर साल वो इसी महीने में वो बायोडाइवर्सिटी यात्रा करते हैं, जहाँ के ट्राइबल्स लोग अपने आप सारा उसका संरक्षण करके लोगों के बीच में लेके जाते हैं ताकि उसमें और अवेयरनेस बढ़े। और मैंने वहां देखा कि एक महिला से मैं मिला था, उनके पास 80 किस्म के वो मोटे अनाज लगा रही थी सिर्फ 2 एकड़ जमीन साल के अंदर। अब देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका कि वो उसको, जिसको कहते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन हम कहते हैं साइंटिफिकली, वो उसको कर रही है और इतने सालों से करती आ रही है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आपका जो कहना है कि भाई इसको अब हम जहां तक की सोसाइटी है, उनका रोल तो था वो एक लेवल तक लेके आगे हैं। अब सरकार का स्टेप जो बनता है या काम बनता है, 2 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। एक तो हम इसको कंजम्पशन में पैटर्न में कैसे लेके आए, आम आदमी के लिए हर रोज किस तरीके से हो, मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से हो, या गुरुद्वारों में जो भोजन मिलता है उसके अंदर भी उसका शेयर होना चाहिए मिलेट्स का, ताकि वो उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसका जो कंजम्पशन है और बढ़े। एक बात तो ये है। दूसरा, हमें फॉर्मल सिस्टम जो है उसको भी होटल्स में या बाकी जगह पे भी हमें देखना है कि उसके कैसे अच्छे पदार्थ बन सके जो लोगों पर आए, क्योंकि टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा हम सबको। और दूसरा है कि बीज की कंजर्वेशन। मुझे लगता है कि दोनों के लिए हमें एक MSP जैसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने आज तक गेहूं और धान पे दिया है ओवर द पीरियड, वैसा अब हमें मिलेट्स के ऊपर देना पड़ेगा ताकि किसान शिफ्ट कर सकें उस मिलेट्स पे। कि ये ठीक है कि मिलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम जानते हैं, पर्यावरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता है, वो एक मार्जिनल क्रॉप मानी जाती है। तो वो करने के लिए हमें उस पे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा कि कर्नाटका ने किया था 2-3 साल पहले। उन्होंने जो रागी को बढ़ाने के लिए उसका अच्छा दाम दिया, जिससे करके रागी की प्रोडक्शन बढ़ी है। इसी तरीके से अब बाकी प्रदेशों को भी करना पड़ेगा। जी, एक संक्षेप में इसका जवाब सर ये जानना चाहती हूँ, किसान को ये मोटा अनाज उगाने में क्या मुश्किल होती है? क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि टेस्ट डेवलप करना, गेहूं की रोटी बहुत मुलायम सी होती है, लेकिन जो इन बाजरा और ज्वार, इन सब की जो रागी की रोटी होती है वो थोड़ी हार्ड सी होती है। तो उस लिहाज से, लेकिन किसान लोग, जो हमारे किसान लोग हैं, उनको अगर इसका उत्पादन करना है कितनी मुश्किल है, या किसानी में क्या अड़चने आती हैं, उसको अगर आसान किया जाए? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि हमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भाई इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है क्योंकि ये मार्जिनल एरियाज की क्रॉप है, इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है, इसमें आपने लगा दिया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। ये सब बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली किसान तो ये देखता है ना कि भी उसको अगर गेहूं से इतना फायदा हो रहा है तो वो चाहेगा कि मोटे अनाज से भी उसको उतना फायदा निकले। अब देखिए, सरकार ने अभी 32 रुपए प्रति किलो का शायद उसके आसपास MSP घोषित किया हुआ है, लेकिन अगर आप टोटल उसका खेत का या 1 एकड़ में जो पैदा करेगा किसान, अगर हम उसको देखते हैं तो वो कम है जो गेहूं और धान से उसको मिल सकता है, तो वो क्यों जाएगा उसको? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको बढ़ावा दें, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा हमें। प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो पिकअप करेगा, चाहे कंज्यूमर डिमांड भी ज्यादा करे, लेकिन फार्मर्स की तरफ से देखेंगे आपको नहीं उस तरीके का जो उसका शेयर बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। मेरा मानना है कि प्राइसिंग और एक लेआउट करना चाहिए कि हम किस एरियाज में, जैसे पंजाब के इलाके हैं, आप जानते हैं पानी का बहुत दोहन होता है, तो उसमें अगर हमने शिफ्ट करना, बिल्कुल एप्ट है ये क्रॉप जो है, इसको शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इंसेंटिव चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो अट्रैक्शन चाहिए, वो तो सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो हम देखें कि उसके अल्टीमेट जो इम्पैक्ट क्या होगा, उसको देखते हुए हम एनवायरमेंटल जो कॉस्ट बचेगी, देखो ना, आफ्टर ऑल स्टबल बर्निंग भी तो होती है, उसका दिल्ली पे कितना प्रभाव पड़ता है आप जानते हैं। तो अगर हम ये मिलेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट है वो हमें देनी पड़ेगी किसानों को, ताकि वो उसको एक एडिक्वेट इकोसिस्टम में उसको ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मसले को इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए कि वाकई में सरकार को इन मिलेट मोटे अनाज के लिए MSP बढ़ानी होगी कि किसान के लिए वो एक तरह से लुभावना लगे कि वो गेहूं से हटकर इधर मोटे अनाज को उगाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब न्यायपालिका से जुड़ी हुई बात। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया है कि उसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना करे। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर और भी सख्त हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने भरोसा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश पर कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा। The government said that give us some more time. We are going to notify at least the 5 Supreme Court
सरकार ने कहा है कि उसे और समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि उसे दूसरे ऑर्डर्स भी इशू करने होंगे, लेकिन सरकार की दरख्वास्त पर कोर्ट ने इस केस को 13 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। But on the government's pleading, they have deferred the matter once more and listed it on the 13th of February. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है, आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई गंभीर फैसला ले लें। हाईकोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ, आप उसे भी लटकाए रखे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी गंभीर रहा है, लेकिन अब उसने सरकार को चेता दिया है कि उसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगर कोर्ट मजबूर होगी तो फिर मजबूत कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अखिलेश यादव के काफिले की जो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, क्या स्थिति है बताएंगे। एयरबैग फट गए हैं, अंदर के एयरबैग निकले फाड़ते फाड़ते। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के काफिले के साथ हादसा हुआ है। ये मामला आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हरदोई का है। अखिलेश यादव के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के समय कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमारे सहयोगी अजय सिंह इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले की तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना उस समय की है जब अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में हरदोई के हरपालपुर गए हुए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उसके बाद उनके काफिले की गाड़ियां हुई। जो फरहत रेलवे क्रॉसिंग के आसपास जो है उनका काफिला आगे बढ़ गया और जो पीछे की गाड़ियां थी अचानक किन्हीं वजहों से उसमें आगे की एक गाड़ी में ब्रेक लगा और उसके बाद लगातार उसके पीछे की गाड़ियां लड़ती चली गई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें बैठे हुए लोगों को चोटें आई, किसी के सीने में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई और जो लोग घायल हुए उनको जो है बगल के अस्पताल में, निजी अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज कराने की व्यवस्था की गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची, लेकिन इस बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाम लग गया था सड़कों पर, जिसे रुकवाया गया और अखिलेश यादव के काफिलों को बाद में फिर उनके जो काफिला उन्हें सुरक्षित रूप से उन्हें आगे की ओर वो अपने गंतव्य स्थल के लिए आगे गए और जो जाम था वो पुलिस ने हटाया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो एक एक्सीडेंट हुआ, अचानक जो एक एक्सीडेंट हुआ उसमें कई लोग घायल हुए और तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पूरी घटना में लोग बता रहे हैं कि कोई सामने से किसी बस को बचाने के लिए आगे की किसी एक गाड़ी ने ब्रेक मारा और सारी गाड़ियां चूंकि रफ्तार में थी तो एक दूसरे से टकराती चली गई और जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई है। इस घटना के बाद फिलहाल अखिलेश यादव पर कोई या उनके जो फ्लीट थी उसमें कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं, जैसा कि वहां के पुलिस के मुताबिक कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो पीछे की जो गाड़ियां थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोग घायल भी हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बीजेपी सांसदों को बजट की खास बातें आज बताई। सांसदों के सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। अब ये सांसद अपने इलाके में जाकर लोगों को बताएंगे कि ये बजट आम लोगों का बजट है। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक के बीजेपी से जुड़े तमाम सांसद जुटे। मौका था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपने सांसदों को बजट की खूबियों से अवगत कराने का, मन में बजट को लेकर जो भी सवाल उठे थे सबका जवाब देने का, उन मुद्दों को बताने का जिसे लेकर सांसदों को जनता के बीच जाना है।
देखिए, आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। सबको एक इंक्लूसिव बजट है जिसमें सबको साथ लिया गया है। इसमें चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम ओबीसी एससी एसटी क्लास की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, आर्टिसंस की बात करें विश्वकर्मा के माध्यम से, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में इस बजट के अंदर कोई ना कोई प्रावधान ना रखा। बीजेपी को यह लगता है कि बजट में आम जनता के फायदे से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसका जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। महिलाओं, गरीब तबकों और मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बजट में ऐलान किया गया है। बजट हमारा अच्छा है, इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं, इसलिए हम एग्रेसिव हैं कि हमने बजट बहुत अच्छा दिया है। जहां दुनिया में टैक्स लग रहे हैं वहाँ दुनिया में हम टैक्स पे एग्जम्पशन दे रहे हैं। जहाँ पिछले कई वर्षों से लोग कहते थे साहब लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉइज को कहाँ छूट दी गई, वो 7 लाख का हमने छूट दे दिया। तो हमारा बजट अच्छा है, इसलिए हम एग्रेसिव हैं। देखिए, जिस बजट हमारा मनरेगा के बारे में कुछ नहीं कहा और जहाँ आंकड़े देखिए कि हमारे सबसे रिकॉर्ड नीचे वाले आंकड़े 60,000 करोड़ दे रहे हैं, पिछले साल से 33% कम। तो इस किस्म के बजट आम आदमी को क्या मदद देंगे? आप देखिए कि बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। इस साल करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का। ऐसे में बीजेपी को एहसास है कि अगर जनता तक वह अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। भाजपा अपने लोक लुभावन बजट का लाभ उठाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। सांसदों को बजट क्लास के जरिए वित्त मंत्री ने उन्हें बारीकियां समझा दी और जनता से जुड़ने का फार्मूला भी। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब असम की करते हैं। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार अब और सख्ती दिखाने वाली है। अब तक दर्ज हुए करीब 4000 मामलों में आज से ही एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया और अब असम सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बजट में इस बार खेल मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3,397 करोड़ रुपए का बजट दिया है। दावा है कि पिछले साल वर्षों के तुलना में 11% ज्यादा है। तो खेलो इंडिया के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार खेलो इंडिया का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। सुनते वहां पे खिलाड़ी और कोच इसको लेकर क्या सोचते हैं। इन खिलाड़ियों का सपना है ओलंपिक एशियाई खेलों में भारत के लिए तमगा जीतना। सरकार ने एशियाई और ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय के बजट में 3,397 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान रखा है। ये पिछले साल के मुकाबले 723 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन खिलाड़ियों और उनके कोच का मानना है इससे उनकी तैयारी और निखरेगी। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देंगे और हमारा क्या है कि एमपी जो कि बहुत ही टैलेंट से भरा हुआ क्षेत्र है, इसमें हम चाहते हैं कि ये उभर के ऊपर आए। अगर सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस को हमको ग्राउंड पे लाने के लिए और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे अभी बजट बढ़ा है, इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे, ग्राउंड लेवल पे हमें सरफेस अच्छा मिलेगा। जैसे अभी जबलपुर में 2 नए सिंथेटिक ट्रैक बन रहे हैं, तो अभी तक जबलपुर में नहीं थे, पर अगर वहाँ पे 2 सिंथेटिक ट्रैक बन रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ही करेंगे, फिर और अलग जैसे कि बॉक्सिंग की चीज़ें होगी और मतलब अच्छी चीज़ें होगी तो उसमें करेंगे।
खिलाड़ियों को सबसे ज़रूरी चीज़ तो डाइट होती है। वो अगर अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत सब अच्छा करते हैं, बट अगर अच्छे से हम डाइट लेंगे तो अपने आप को और अच्छे से बेहतर से तैयार कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे हम। हालांकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा खिलाड़ी बनने की प्रक्रिया में खर्च होना चाहिए। उन्हें ये भी लगता है कि खेलों में भ्रष्टाचार की वजह से कई बार आवंटित बजट का फायदा खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता। पहले प्लेयर को, बच्चे को, गरीब बच्चे होता है, ना खुराक मिल पाती ना कुछ। जब वो चैंपियन बन जाता है उसके बाद फैसिलिटी का क्या फायदा सर? शुरू में फैसिलिटी मिले, उस पैसे से बच्चों को हर जगह बीच में खाने वाले बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार तो एक हमारे देश में मिट नहीं सकता है। खेलों का बजट इस बार बढ़ा है। कुछ लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उत्साहवर्धक भी है, लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों के लिए ये अभी भी ऊंट के मुंह में जीरे के मानिंद ही है और फिलहाल सुर्खियों में आने लायक नहीं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात पे बात अब हम करते हैं कर्नाटक की। बेंगलुरु के मलप्पुरम में एक फ्लाईओवर बनना है। आसपास के कई स्कूल हैं। ऐसे में स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपील की है कि उनकी सेहत और पर्यावरण को देखते हुए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर उनकी सरकार दोबारा विचार करे। ये उन हजारों पत्रों में से एक है जो बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखी है। Dear Bommai uncle, please save our environment. We want to live in a healthy environment. यानी बोम्मई अंकल कृपया कर हमारे पर्यावरण को बचाएं ताकि हम साफ सुथरे हवा में सांस ले सकें। तकरीबन 5000 के आसपास ऐसी चिट्ठियां मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजी गई हैं ताकि बेंगलुरु के बाशम सर्कल पर आधा किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर को बनने से रोका जा सके। बड़ी संख्या में बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। फ्लाईओवर जहां बनना है इसके आसपास बहुत सारे स्कूल हैं। आखिर बच्चे बगकीर फुटपाथ के स्कूल कैसे जाएंगे? आसपास का जो पर्यावरण है वो किस हद तक प्रभावित हो रहा है वो भी देखिए। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस। नॉन पीक आवर्स में यहाँ बाशम सर्कल पे ट्रैफिक का फ्लो देखिए। जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं गाड़ियों का तांता लगा हुआ नजर आएगा और इसीलिए यहाँ पर अंडरपास के साथ साथ रोड वाइडनिंग और फ्लाईओवर का निर्माण करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आधा किलोमीटर के फ्लाईओवर और 18 फीट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से 60 के आसपास पेड़ों को काटना होगा और ये पेड़ पंछियों के साथ साथ 23 तरह के जीव जंतुओं का बसेरा है। सड़क को चौड़ा करना जरूरी है, नहीं तो आवाजाही में बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के विचार इस मुद्दे पर बैठे हुए हैं। कुछ चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने, कुछ चाहते हैं कि ना बने, लेकिन हम जरूरत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ों, पंछियों के साथ साथ इस झील को लेकर भी लोगों की चिंता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब देखना है कि बच्चों का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र क्या रंग लाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।